हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड काइनेमेटिक्स टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एसएससी जे एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या फिर कोई असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, पीएसयू का एग्जाम हो, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जैसे चैप्टर नंबर हम 4 के नाम से जानते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इससे पहले कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था बायंसी फ्लोटेशन, उसके कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है ना? तो वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये हमारा चैनल CIZ प्लस, इस पर एसएससी जेई क्रैश कोर्स चल रहा है। इवन ये एसएससी जेई के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल का जेई, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो। टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स है, लेक्चर नंबर 5। ये तो क्रैश कोर्स हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको पूरा ब्रीफली अगर कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो एसएससी जेई के लिए पढ़ना हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ना हो, चाहे पीएसयू के लिए पढ़ना हो, चाहे इवन गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पर और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें CIZ प्लस नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो एसएससी जेई का जो पेपर होने वाला है 22 मार्च से स्टार्ट होंगे, उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। और दूसरी चीज, जिनको बहुत डीप में पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, उसके लिए हमारा एक कोर्स है जिसे एसएससी जेई फुल न्यूट्रिशन पैक के नाम से जाना जाता है। और ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा वेबसाइट www.cizplus.com पर। इसमें है क्या क्या अवेलेबल? एक तो फास्ट ट्रैक कोर्स है एसएससी जेई का, जिसमें हाई क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं विद थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ। इसी के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी एक टेस्ट सीरीज जो कि एसएससी जेई एग्जामिनेशन पे बेस्ड है। आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्लस एडिशनल कोर्सेज हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, जो कि बेसिक्स एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, इसीलिए आपको एडिशनली प्रोवाइड किए जाएंगे ये कोर्सेज भी। वीडियो लेक्चर्स हैं इनमें। और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स के साथ। अगर आपको वाकई में चीजें पसंद आती हैं, आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो एक बार विजिट जरूर करें www.cizplus.com या फिर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें CIZ प्लस नाम से। वेबसाइट का लिंक, एंड्रॉयड ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा। और फर्दर नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, क्योंकि हर किसी को नोटिफिकेशन की जरूरत है, तो आप टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए पढ़ने से पहले। अब हम जो कल का हमारा टॉपिक था, कल के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने पढ़े थे बायंसी एंड फ्लोटेशन पे। तो देखो क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बॉडी फ्लोट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आ गया क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो क्या कंडीशन होंगी कि मेटासेंट्रिक हाइट 0 होगी, मेटासेंट्रिक हाइट अबव होगी, ये ईजी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायंसी, मेटासेंटर हैज नथिंग टू डू विद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी। तो कल ही कंसेप्ट बताया था। क्या था कंसेप्ट? कि जब मेटा सेंटर अबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब कंडीशन स्टेबल होगी। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्टेबल कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडीज। क्लियर है? अगर अनस्टेबल आता लिख दो एम बिलो जी, कब? अनस्टेबल। और कौन साइड में? तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायंड फोर्स। बायंड फोर्स क्या है? कि हमने देखा था बायंड फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम जानते थे सर, रो जी वी होता है, आर्किमिडीज ने दिया था। लेकिन थियोरेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये होता था वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड,
डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। अब देखो यहां मिस्टेक कितनी जल्दी होंगी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्विस्ट करके दिया हुआ है और ज्यादातर लोग 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। 90% क्वेश्चन को गलत करके आएंगे लोग, फिर समझ लो मिस्टेक कहां हो रही है। इसीलिए क्वेश्चन ये पिकअप किया है कि जैसे आपको दिखा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सर बात तो सही बोल रहे हो, आप करोगे इसे टिक और तुरंत दे जाएगा गलत। ऑप्शन डी जो आपको नजर आ रहा है सही है, बट ये गलत है। क्यों? हमने बात की इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बारे में, ना कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के बारे में। वेट होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम ऑफ होता यहां इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से हमें सोचना है क्या होगा। रिजल्टेंट ऑफ अपथ्रस्ट एंड ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का कोई नाम नहीं था, गलत है, एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट, देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक वेट ऑफ द बॉडी एंड डायनामिक थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड, ऐसा कुछ बात ही नहीं किया था। स्टैटिक वेट ऑफ द बॉडी मतलब कहने का प्रेशर की वजह से ही तो ये बायंट फोर्स आ रहा था, और प्रेशर कहां से आ रहा था? सराउंडिंग फ्लूइड, जो बॉडी के फ्लूइड सराउंडिंग में था उसकी वजह से प्रेशर आ रहा था, और प्रेशर चेंज की वजह से बायंट फोर्स आ रहा था। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट, कि जो बॉडी के सराउंडिंग में फ्लूइड था उसकी वजह से रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स जनरेट हुआ था जो उसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, दैट इज नॉन एज बायंट फोर्स। या फिर अगर ऐसे दिया होता इक्वल टू वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम लिख लेना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी, बट यहां वेट नहीं था इसलिए ऑप्शन गलत है, और इसे टिक करके आओगे गलत हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी बता दो 5 सेकंड में, मैं वेट कर रहा हूं, 5 सेकंड में आंसर दे दो, पॉज करके। हो गया? चुटकियों में करोगे क्वेश्चन? हो गया? ओके, देखते हैं। बॉडी इज सेड टू बी फ्लोटिंग, कब बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में कहलाएगी? जब वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बायंट फोर्स होगा एफ बी, बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन पूछे गए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। हमने कल बोला था कि अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड होगा, जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है, उसका सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है। तो कुछ करना ही नहीं है, तो क्या होगा आंसर? सेंटर ऑफ बायंसी। मेटा सेंटर आप जानते हैं? बोले सर कहां जानते हैं, आपने बताया नहीं, चलो बता देते, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ प्रेशर आपको पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, तो इसका आंसर तो सेंटर ऑफ बायंसी हो जाएगा। अब बात आती है मेटा सेंटर की, ये होता क्या है, फील करना। चलो कल नहीं बताया होगा तो आज बता देते हैं, ऑप्शन में दिया है ना इसलिए, कि मेटा सेंटर हमेशा इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में ही ऑब्जर्व होगा सिर्फ फ्लोटिंग बॉडीज में, इन फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है। और ये वो पॉइंट है अबाउट विच बॉडी ऑक्सीलेट्स, कि जो फ्लोटिंग बॉडी है इसी पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करती है, कि अगर पानी में बॉडी फ्लोट कर रही है तो वो इधर से उधर ऑक्सीलेट करेगी, किस पॉइंट के अबाउट? मेटा सेंटर के अबाउट। कैसे ऑब्जर्व होता है, फील करना। चलो फील करा देता हूं आपको कि ये था हमारा फ्री लिक्विड सरफेस, दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, अंधे को भी दिखाई दे जाएगा ठीक है। ये हमारा फ्री लिक्विड सरफेस, कोई बॉडी हमने इसमें क्या करा दी? फ्लोट करा दी। लो ये बॉडी फ्लोट करा दी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सबको पता है जी यहां होगा, और सेंटर ऑफ बायंसी कहां होगा? कहीं यहां होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, और इस पे एक्ट कर रहा होगा बायंट फोर्स एफ बी, और इस पर जो एक्ट कर रहा होगा वो कर रहा होगा एम जी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। इसी बॉडी को मैंने कुछ ऑक्सीलेशंस दिए, मींस इसको डिस्टर्ब किया, इस डायरेक्शन में टिल्ट करा दिया, तो ये बॉडी टिल्ट होने के बाद कुछ इस तरह की नजर आएगी हमको। फील कर पा रहे हो? देखते रहो, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, और ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, ब्रीफली सब कुछ पढ़ना है, तो एक बार कोर्स जाके देखो,
वेबसाइट में मिलेगा कोर्स, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके आप देख सकते हो। एसएससी जेईई फुल न्यूट्रिशन पैक होगा, उसमें एसएससी जेईई फास्ट ट्रैक कोर्स है, उसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की गई है थियोरिटिकली और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ। जैसे ही इसको मैंने इधर किया तो अब देखो डिस्प्लेस फ्लूइड क्या बन गया, मैं विजुअलाइज करा रहा हूं आपको, ये प्रूफ किया हुआ हर चीज। ये हो गया हमारा डिस्प्लेस फ्लूइड, और पहले जो डिस्प्लेस फ्लूइड था वो ये था, इतना था ना डिस्प्लेस फ्लूइड। क्या शेप ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई। और अगर शेप ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड चेंज हो गई तो इसका बायंसी भी चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी। तो अब जो सेंटर ऑफ बायंसी है शिफ्ट कर जाता है। पहले सेंटर ऑफ बायंसी यहां था, शिफ्ट करके यहां पहुंच गया बी डैश पर। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया बी डैश पर। क्या फील कर पा रहे हैं? सेंटर ऑफ बायंसी, जो न्यू सेंटर ऑफ बायंसी है, आफ्टर टिल्टिंग द बॉडी इज शिफ्टिंग इन दैट डायरेक्शन वेयर द बॉडी इज ऑक्सीलेटिंग। और यहां पर था हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या फील किया? बिल्कुल सही, कि जो सेंटर ऑफ बायंसी पर फोर्स लगता था एफ बी, और यहां पर जो एफ बी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस एक्सिस को जहां काट रहा होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। इसका मतलब कि द एक्सिस passing through the center of gravity to the center of buoyancy, after tilting the body, the new center of buoyancy at which buoyant force is acting and the line of action of the buoyant force is cutting to the axis of the body, that point is known as meta center. सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि buoyant force का जो लाइन ऑफ एक्शन है हमारी बॉडी की एक्सिस को जहां काट रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर, और इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीलेट करेगी। बस ये याद रखना है। मेटा सेंटर आपको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। तो यही था मेटा सेंटर कंसेप्ट और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है? द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो। उसने बोला है कि इमर्स्ड बॉडी की बात हुई है। किसकी? इमर्स्ड बॉडी, मतलब डूबी हुई है इमर्स्ड बॉडी, ये रही। थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। जब भी बॉडी की बात आ रही है, याद रहे यहां कंफ्यूजन क्या है, जब भी बॉडी की बात आएगी इसका मतलब बॉडी पे जो प्रेशर फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स जो होगा बॉडी पर, दैट इज बायंट फोर्स। क्या? बायंट फोर्स। और ये जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, एक्ट एट सेंटर ऑफ बायंसी। अब इसका आंसर बहुत से लोग टिक करके आ जाते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा नेट प्रेशर फोर्स जो टोटल प्रेशर फोर्स था, अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तब सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करता है, ना कि बॉडी पर। तो यहां बॉडी दी है, आपका नाक खोल के देखो क्वेश्चन में, आप लोग टिक करके आओ सेंटर ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या है? सेंटर ऑफ बायंसी। देखो, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं, यहां तक तो हमने क्वेश्चन देख लिए, कंसेप्ट देख लिए बायंसी एंड फ्लोटेशन के। अब हम बात करने जा रहे हैं नया टॉपिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, दैट इज नॉन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, बाकी की रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फुल कोर्स, दैट इज नॉन एज एसएससी जेईई फुल न्यूट्रिशन पैक। अगर आप चाहते हो, पूरी चीजें पढ़ना चाहते हो, तो वहां से एसएससी जेईई फुल न्यूट्रिशन पैक से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर मिलेगा www.cizplus.com पर। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं CIZ+ नाम से, प्ले स्टोर में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट सेशन में नया जुड़े, एक बार मैं फिर बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो, पसंद नहीं आती है डिसलाइक करें, बट वजह भी बताएं क्यों डिसलाइक किए, ताकि हम चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें आपके लिए। क्लियर है? वो लोग तो डिसलाइक करके भग जाएंगे, सर हम नहीं बताएंगे वजह, कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा यही है तो यही कर लो, लेकिन इससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली। बोलो सर क्या बात कर रहे हो, डिसलाइक करने से आपका सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है, ना लाइक करने से हो रहा है ना डिसलाइक करने से। हाँ, बट लाइक करने से हमें मोटिवेशन आएगा, हम चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? मोटिवेशन ही नहीं होगा तो फिर मजा भी नहीं आता पढ़ाने का। तो आप लोग चीज़ों को सपोर्ट किया करो। क्रैश कोर्स पूरा चल रहा है, सारे सब्जेक्ट को मैं टच करूँगा इसी लेवल से, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और
जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की या फिर अदर एग्जाम्स की, स्टेट लेवल का जेई एग्जाम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ या फिर कोई पीएसयू का एग्जाम हुआ, तो उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये कोर्स बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छे, चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। नहीं, बहुत से लोग ये सोचेंगे सर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या है हमारा फ्लूइड काइनेमैटिक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। सबसे पहली चीज, जब भी काइनेमैटिक्स की बात आती है, आप भली भांति जानते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ता हूं, वहां पर हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं और रिजिड बॉडी के मोशन की बात करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है? विच हैज नो डिफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड। इस बॉडी पर अगर मैं लोड लगाता हूं तो कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए, दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। क्लियर है? एक होती है डिस्प्लेस बॉडी, जिसे हम रिजिड बॉडी के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम बात करेंगे कि मोशन जो हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स का हो रहा होगा, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। और मोशन अगर होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्या ये चीज फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। तो यहां पर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एंड एक्सेलरेशन, जिसे हम V एंड A से इंडिकेट करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ ना कुछ फ्लो होगा। फ्लूइड क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। तो फ्लूइड फ्लो के दौरान वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है, दीज आर द फंक्शन ऑफ, क्या होंगे? स्पेस एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट है, और टाइम। क्योंकि सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। वेलोसिटी की बात करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और अगर रेट की बात करें तो टाइम के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये चीजें हमको ऑब्जर्व होनी है 100%। अब बात आती है सर, ये तो आपने बता दिया कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, लेकिन आपने बोला है फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा तो फ्लो भी बहुत टाइप्स के होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो। हमें हर फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा फ्लो क्या होता है और किस फ्लो में क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कांस्टेंट कब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालना है यहां से, टाइप्स ऑफ फ्लो। लिखाऊंगा ज्यादा नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल है, बस मैं बताऊंगा चीजों को, सुनते रहना एक एक करके। पहला टाइप्स ऑफ फ्लो में पहला, दैट इज नोन एज स्टडी एंड अनस्टडी। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी अनस्टडी में कोई भी प्रॉपर्टी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, दैट इज नोन एज स्टडी फ्लो। फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी या फिर फ्लो की कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है तो दैट फ्लो इज नोन एज स्टडी फ्लो, और अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है दैट इज नोन एज अनस्टडी फ्लो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी टाइम के साथ। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या हो गया? 0। तो यही कंडीशन क्या बताती है? स्टेडी स्टेट। तो अनस्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया? अनस्टडी। या फिर फ्लो बोल दो इसे, स्टडी अनस्टडी क्या चल रहा है? ये फ्लो। फ्लो की प्रॉपर्टी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है तो स्टडी फ्लो, चेंज हो जाती है टाइम के साथ तो अनस्टडी फ्लो। क्लियर है? दूसरा इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां पर टाइम के साथ देखा था, यहां पर देखेंगे स्पेस के साथ विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। क्या? वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। अगर वेलोसिटी स्पेस के साथ कांस्टेंट है तब यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी अगर स्पेस के साथ
वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तब बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई? ओके। थर्ड वन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो के फ्लो के दौरान फ्लूइड लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हो, स्लाइड करके चल रही हो, थिन शीट्स में फ्लो कर रही हो, लैमिना में फ्लो कर रही हो, दैट फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। अगर मैं बोलूं कि एक एक लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, बिल्कुल लेयर बाय लेयर जो फ्लो हो रहा है, दैट इज लैमिनार फ्लो। क्या? लैमिनार। और ये होता है एट लो वेलोसिटीज, एट लो वेलोसिटीज। टर्बुलेंट फ्लो, जहां पर इंटरमिक्सिंग सी नजर आएगी, देखो सब इंटरमिक्सिंग सी हो रही है। ड्यूरिंग द फ्लो वन लेयर इज इंटरमिक्सिंग विद द अदर लेयर, दैट फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। कि ये किसी पाइप में हो रहा था, ये भी किसी पाइप में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। और ये एट हाई वेलोसिटीज पर ऑब्जर्व होगा। ये चीज क्लियर हुई? एट हाई वेलोसिटी पर, या फिर हम बोल सकते हैं एट लोअर रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और यहां बोल सकते हैं एट हाइयर रेनॉल्ड नंबर। ठीक है? और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ये देख लो मैथमेटिकली, रो वी एल अपॉन म्यू। यहां पर भी क्या होता है, रो वी एल अपॉन म्यू, वेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिपेंड करती है फ्लो कहां हो रहा है। एल इक्वल टू डी होता है पाइप के केस में। ठीक है? ये चीज क्लियर हुई? तो अगर हाइयर रेनॉल्ड नंबर होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, लोअर रेनॉल्ड नंबर होगा तो फ्लो लैमिनार होगा। ये चीज आपसे पूछ लेता है। पाइप के केस में अगर बात करेगा, पाइप में, इन पाइप्स में ज्यादातर पूछता है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2000 है तब इसे बोलते हैं लैमिनार फ्लो। ठीक है? रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4000 है तब बोलते हैं टर्बुलेंट। तो हाइयर रेनॉल्ड्स नंबर पर टर्बुलेंट, लोअर पर लैमिनार। अगर इन दोनों के बीच में है, रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 4000 एंड ग्रेटर देन 2000, तब इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। लैमिनार फ्लो अपना नेचर चेंज कर रहा होगा लैमिनार से टर्बुलेंट, ट्रांजिशन फ्लो। क्या चीज क्लियर हुई? तीन तरह के फ्लो देख लिए। चौथा फ्लो, फोर्थ फ्लो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल इरोटेशनल कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई भी फ्लो के दौरान ये फ्लो हो रहा है तो कोई भी पार्टिकल, ये पार्टिकल है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, सेम एज इट इज चल रहा है। देखो चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये हो गया हमारा इरोटेशनल। फ्लो फील्ड में कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ नहीं जा रहा है, दैट इज नोन एज इरोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर यही पार्टिकल, ये फ्लो था, ये पार्टिकल था, ये ऐसे हो गया एक बार, ये फिर ऐसे हो गया, देखो अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है, क्योंकि ये पहले यहां था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज रोटेशनल फ्लो। क्लियर हो गया होगा? रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो को पता कैसे करेंगे? तो एक पैरामीटर है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द फ्लो, जिसे हम ओमेगा से जानेंगे। ओमेगा मतलब क्या है? रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। कैसे कैलकुलेट करते हैं 2D फ्लो में, वो सब चीजें बताएंगे। 3D में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? फिफ्थ वन जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहा हूं मैं, इसको बोल देते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कोई मुझे बता देगा कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल कब होता है? हम बता चुके हैं कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबिलिटी, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेसिबल कब होता है, इनकंप्रेसिबल कब होता है? किसी को नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता?
बताया था एक मैक नंबर और डेंसिटी वेरिएशन के बारे में। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है ड्यूरिंग द फ्लो दैट इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं चेंज इन डेंसिटी वेरिएशन इज लेस देन 5%, तब इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, फ्लो के दौरान अगर चेंज इन डेंसिटी इज ग्रेटर देन 5% तब कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है इनके केस में मैक नंबर की जो वैल्यू है लेस देन 0.2 टू 0.3 होती है, इसके केस में मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 होती है। ठीक है, तो ये सारे फ्लो थे, आपने देख लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कि अगर फ्लो 3 डायमेंशन है, एक और फ्लो होता है 1D फ्लो, 2D फ्लो, 3D फ्लो, ये भी टाइप्स ऑफ फ्लो है। ठीक है, 1D में क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टाइम ओनली, ये 1D की बात हो रही है। 2D की बात जब होगी 2D में, तो 2D में जो होगा 2D फ्लो, इसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कॉमा टी। 3D में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, ये होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, मींस अगर फ्लो है हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए एक इक्वेशन है दैट इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो 3D हम लिख रहे हैं 3D जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द फ्लो, 3D जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो। वो क्या है इधर देख लो, दैट इज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरलाइज्ड 3D continuity equation where u, v, w are the velocity component in x, y and z direction, where u, v and w velocity component in x, y, z direction। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरलाइज्ड 3D कंडीशन, 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई होगी तभी फ्लो हो पाएगा, क्योंकि फ्लो अगर हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक करके थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब किसी भी फ्लो को होने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा 100%, नो डाउट। अगर वो पूछता है कि टू सेटिस्फाई द फ्लो which equation must be satisfied, आप नाक बंद करके क्या बोलना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक फ्लो हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया जहां की कोई भी ताकत लग जाए। क्लियर हो पा रही चीजें, बहुत अच्छे। अब ब्यूटीफुल केसेज हमको यहां से नजर आएंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट। अब बोले कंटिन्यूटी इक्वेशन बताओ फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर फ्लो बोल दे, तो इसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, सब जानते हैं डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इक्वेशन ये थी, देखना ये डेरिवेटिव हो रहा है डेंसिटी का, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल आएगी डेरिवेटिव से, ये भी बाहर, ये भी बाहर। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में 0 होता है, तो इसका मतलब मेरे लाल ये तो तबाह हो गया, ये बाहर निकल आई टर्म। देखो फील करो, फील क्या मैं लिख सकता हूं, रो बाहर निकाला, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये तो 0 हो गया था इक्वल टू 0, और ये इसके साथ मिलके गुजर जाएगा। और यहां से इक्वेशन आ गई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और फ्लो इन 3 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन की बात करता है इन 2D तो 3 डायमेंशनल कंपोनेंट को हटा दो,
तो हम बोल देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर हुई? वन डायमेंशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? इन 1D इक्वेशन जो होती है वो होती है एरिया A1 V1 इक्वल टू A2 V2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर कंप्रेसिबल है तो ये रो A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2 फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। ये भी पूछ लेता है। तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो कोई सी भी कंडीशन लगा दो, स्टेडी स्टेट की कंडीशन लगा दो। स्टेडी स्टेट में टाइम के साथ की जो भी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट रहेंगी, डेरिवेटिव उनके 0 हो जाएंगे, तो वो भी हम लिख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? फटाफट बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार देख लो। देख लिया सबने? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? बिल्कुल। वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें तीनों कंपोनेंट पता होने चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। और नेट वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड में, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा। और अगर मैं सिंपल लिखना चाहता हूँ, यू इक्वल टू क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, और वी इक्वल टू क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? डी जेड अपॉन डी टी। क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है, ये वाई डायरेक्शन का, और ये जेड डायरेक्शन का। क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, ये आ जाएगा। क्लियर है ना? यहां से हम निकाल लेंगे। अब ये तो हो गई वेलोसिटी का खेल। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात चल रही थी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन अगर 3D की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का बताओ आई कैप, प्लस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का बताओ जे कैप, प्लस एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन का बताओ के कैप। क्लियर है ना? एक्स का, वाई का, जेड का पता चलना चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड हो गए, ये हटा दो इस पे से, ये हटा दो इस पे से, ये मैग्नीट्यूड हो गए और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है ना? तो नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ जाएगा? ए एक्स बता दो स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? अब x क्या होगा, y क्या होगा, z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। x डायरेक्शन का 3D में u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल u अपॉन डेल y प्लस w डेल u अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल t। ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। सिमिलरली y डायरेक्शन का और सिमिलरली z डायरेक्शन का आप लिख लोगे क्या? u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल y प्लस w डेल v अपॉन डेल z प्लस के डेल v अपॉन डेल t। सिमिलरली u डेल w अपॉन डेल x प्लस v डेल w अपॉन डेल y प्लस w डेल w अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल t। दीज आर द एक्सेलरेशन इन x, y एंड z डायरेक्शन। इनके प्रूफ भी हैं। प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो पूरा कोर्स हमने इसी तरह से बनाया हुआ है, वहां से प्रूफ देख सकते हो। अब इसमें पूछता है, क्या पूछेगा कि ये जो स्पेस के साथ जो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? और जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, टाइम के साथ जो वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? और स्पेस के साथ जो वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से एक कंपोनेंट आ रहा है एक्सेलरेशन का, ये क्या कहलाएगा? तो ये तो कहलाता है स्पेस के साथ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कौन सा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये कहलाता है लोकल और टेम्पोरल। लिख लेना, यहां जगह नहीं है, नाम बोल दे रहा हूं मैं, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। क्या ये चीज क्लियर हुई? वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन पता चल गई हमें। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत ही खूबसूरती से। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछता रहता है, दैट इज रोटेशनल कंपोनेंट। क्या होगा रोटेशनल कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, अगर हम 2D की बात करेंगे, 2D, तो 2D में x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं 2D प्लेन की बात करता हूं, फील करना कि ये हमारी x डायरेक्शन है, x, और ये हमारी y डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इस प्लेन में अगर मुझे रोटेट कराना है कुछ भी, तो मुझे किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना होगा? जेड एक्सिस के अबाउट बिल्कुल कराना होगा। कि एक प्लेन में सिर्फ एक ही रोटेशन पॉसिबल है, मींस 2D प्लेन में सिर्फ एक रोटेशन मोशन पॉसिबल है।
एक्स वाई प्लेन की अगर बात करते हैं तो जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेट कर सकता है, और रोटेशन को यहां पर हम निकालते हैं ओमेगा जेड डायरेक्शन में, वो क्या होगा 1/2 डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल यू अपॉन डेल वी। ठीक है, लेकिन अगर वो बात करता है 3D की, रोटेशनल कंपोनेंट 3D में, इसका मतलब 3 डायमेंशन है, तो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट होगा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स एक्सिस के अबाउट, और एक्स जेड प्लेन में वाई एक्सिस के अबाउट। तो 3 कंपोनेंट आएंगे रोटेशन के। और अगर ये तीनों कंपोनेंट अगर हम निकालना चाहते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड कैसे निकालने हैं, याद रहे 1/2 सबके नीचे सबके सामने लिखो, ब्रैकेट लगाओ। अब सीक्वेंस फॉलो करो, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, तो यहां वाई लिखो डेल वाई, वाई के बाद क्या आएगा जेड, तो यहां डेल जेड लिखो। सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, बहुत ही आसान तरीका है। वाई का जो कंपोनेंट है इसके अपोजिट में लिखो डेल वी, जेड का कंपोनेंट इसके अपोजिट में लिखो डेल डब्ल्यू, माइनस कर दो याद हो गया। याद नहीं करने, यही तरीका अपनाना है, ये तरीका है, बेस्ट मेथड है याद करने का। वाई के साथ सीक्वेंस लिखो, वाई के बाद क्या आएगा जेड, यहां लिखो, और जेड के बाद क्या आएगा एक्स, यहां पे लिखो। एक्स का कंपोनेंट डेल यू, जेड का कंपोनेंट डेल डब्ल्यू, ये हो गया। सिमिलरली जेड के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, वाई का कंपोनेंट डेल वी, एक्स का कंपोनेंट डेल यू। मजा आ गया। देखो ओमेगा जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यही लिखा था फारसी में, देख लो ये रोटेशनल कंपोनेंट है। इसका मतलब अगर 3D फ्लो में मैं बात करता हूं, अगर ये ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड, अगर ये तीनों जीरो आ गए, इसका मतलब कोई भी रोटेशन कंपोनेंट नहीं है। अगर ये तीनों जीरो आ गए, रोटेशनल कंपोनेंट अगर तीनों जीरो आ गए 3 डायमेंशन में, तो कोई भी रोटेशन नहीं है फ्लो के दौरान, और दैट फ्लो इज नोन एज इररोटेशनल। हाय हाय इररोटेशनल। लेकिन 2D में सिर्फ ओमेगा जेड इक्वल टू क्या होगा जीरो, तब फ्लो क्या होगा इररोटेशनल। क्या ये चीज क्लियर हुई? बहुत अच्छे। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज क्या सर, फील करो, 2 फंक्शन है, एक को बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, एक होता है स्ट्रीम फंक्शन। इन दोनों को और बताएंगे, उसके बाद हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स ओवर कर देंगे। इससे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में, पर अभी थोड़े से कंसेप्ट बाकी हैं, वो देख लेते हैं। देखो क्या सर, कि हम बात करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। सबसे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं। ये कोई स्केलर फंक्शन है, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर फंक्शन किसका? ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, यही है ना, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है। कैसे है? सच दैट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट नेगेटिव डेरिवेटिव, इसका अगर मैं नेगेटिव डेरिवेटिव करता हूं किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है। जैसे माइनस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स, नेगेटिव डेरिवेटिव कर रहा हूं ना, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा u। अगर मैं माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई करता हूं तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा v, या फिर मैं माइनस के डेल फाई अपॉन डेल जेड करता हूं तो ये दे देगा w। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो, फटाफट देख लो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? बस मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, प्रूफ नहीं बता रहा किसी चीज की, कि अगर फाई किसी भी फ्लो में एग्जिस्ट करेगा, फ्लो में क्या करेगा एग्जिस्ट, देखते रहना, अगर फाई फ्लो में एग्जिस्ट करेगा किसी भी फ्लो में, इसका मतलब वो फ्लो इररोटेशनल होगा। फाई एग्जिस्ट इन फ्लो, या फिर ऐसे लिख लो, हम ये बोल सकते हैं फाई एग्जिस्ट ओनली इन इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो में ही फाई हमारा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। इसका मतलब अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी फ्लो में फाई एग्जिस्ट कर गया तो वो फ्लो हमेशा
स्टडी, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल होगा कि अगर इन एनी फ्लो फाई एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट की जगह छोड़ दो, फाई सेटिस्फाई बोल देना, सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, कि लैप्लास इक्वेशन को अगर फाई सेटिस्फाई कर गया तो वो फ्लो क्या होगा, फ्लो विल बी स्टडी कॉमा इरोटेशनल ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या चीज क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से, बहुत अच्छे। इधर आ जाओ। दूसरा एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्ट्रीम फंक्शन, जिसे हम साई बोलते हैं। स्ट्रीम फंक्शन को क्या बोलेंगे? साई। और ये वैलिड है, डिफाइंड है, जो वैलिड क्या, डिफाइंड इन 2D ओनली। इसको डिफाइन जो किया गया है 2 डायमेंशन में डिफाइन किया गया है। कैसे? ये भी स्केलर फंक्शन है। ये क्या है? स्केलर फंक्शन। किसका? स्पेस एंड टाइम का। तो हम ये बोल सकते हैं साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई कॉमा टी। 2D में डिफाइन किया है ना। सच दैट, किस तरह से डिफाइन किया है कि अगर मैं साई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं, डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो ये हमें वेलोसिटी कंपोनेंट देगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या? वाई, तो वाई का वेलोसिटी कंपोनेंट दे दिया वी। या फिर मैं अगर साई को डेरिवेटिव करता हूं वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी देगा, जो यू होता है बट माइनस टाइम्स। तो ये रिजल्ट है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और जो स्ट्रीम फंक्शन है साई एग्जिस्ट इन बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, बट इरोटेशनल फ्लो में तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये सेटिस्फाई करेगा, व्हेन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। तो ये पूछ लेता है समटाइम्स, और कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज, स्ट्रीम फंक्शन से एक लाइन बनती है जिसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन से एक लाइन होगी स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन वो लाइन है जहां पर साई की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। स्ट्रीम लाइन इज दैट लाइन एट विच द स्ट्रीम फंक्शन विल बी कांस्टेंट। और अगर स्ट्रीम फंक्शन विल बी कांस्टेंट, इसका मतलब यहां से जो स्ट्रीम लाइन निकल के आएगी वो होती है dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v। अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रीम फंक्शन लाइन, स्ट्रीम लाइन, तो वो होता है dy अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन यू। क्लियर है? स्लोप है ये किसका? स्ट्रीम लाइन का स्लोप पूछ लेता है कई बार। अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का स्लोप पता करना चाहता हूं, यहीं से लिख रहा हूं मैं स्लोप, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन फंक्शन लाइन, तो ये वो लाइन है जहां पर फाई क्या होगा? कांस्टेंट। तो स्लोप जो होगा इसका dy अपॉन dx इक्वल टू होता है माइनस के u अपॉन v। और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 अगर आ गया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगी। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेना, बोथ, नोट करके, नोट बोथ इक्विपोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। तो ये था हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का सारा कंसेप्ट। ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर करा दिया है। कुछ चीजें बाकी, कुछ चीजें हैं जो, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत डीप में नहीं पढ़ाए हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी की चीजें आती वो भी हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पूरा कोर्स अगर आप देखना चाहते हो SSC JEE का फुल न्यूट्रिशन पैक आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है हमारी www.cizplus.com पर, या फिर आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर PDF लेक्चर्स आपको डाउनलोड करने हैं
या फिर लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम इसी तरह पढ़ते रहे नॉन स्टॉप। क्लियर है ना? मजा आ रहा होगा सबको? अगर वाकई में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या है, धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे। और एसएससी जेईई का पेपर आने वाला है या फिर जिस भी स्टेट लेवल के एग्जाम का पेपर आने वाला है उसके हिसाब से सारी सीरीज हमारी चलती रहेगी। पीएसयू के एग्जाम भी हम क्या करेंगे, क्रैक करेंगे इसी तरह से, सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। इससे पहले हमारे 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर था। 4 लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस से देखना शुरू करें, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ना? कम समय में इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिलेगा तभी तो पढ़ाने का मजा आएगा। क्लियर है ना? चलो आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।